नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। दिल्ली के 3 घंटे यानी 3 घंटों में किसने दिल्ली को दहला दिया, जिसमें बेगुनाहों की जान गई, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। कई सारे ऐसे किरदार हैं जो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और जिसके तार जम्मू कश्मीर तक जुड़ रहे हैं। तो आखिर इस बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी क्या है? किसने दिल्ली को दहलाया? किसने बॉम्ब ब्लास्ट की? अभी तक कोई जिम्मेदारी उस तरह से नहीं ली गई है, लेकिन जैसे मोहम्मद से तार जोड़े जा रहे हैं। तो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी क्या है, हम समझते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस समय। जितेंद्र शर्मा, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई सालों से देश और में इंटरनल सिक्योरिटी को कवर कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, जो कि इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और कर्नल सन पाल राघव साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि इस मामलों के एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे जितेंद्र करते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट कवर किए हैं। प्राइमा फेसी जो कहानी इस समय बन रही है, जो दिख रही है और जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके तार किस तरह से जुड़ रहे हैं? और जम्मू कश्मीर से अगर तार जुड़ रहे हैं, तो जिस तरह से बरामदी हुई फरीदाबाद से, वो कुछ घंटे पहले अरेस्ट किया गया और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो किस तरह की कहानी पूरी तरह से इवॉल्व हो रही है? देखिए, जो कहानी पूरी निकल कर के आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो मेन सेंटर है जहाँ पर ये पूरी साजिश रची गई है। क्योंकि जो प्रेपरेटर्स हैं, जो आतंकी हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। उसमें से एक महिला जरूर वो यूपी की रहने वाली थी। लेकिन जो तार है इसके कई जगह पर जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर से वो हरियाणा, फिर यूपी, उसके बाद दिल्ली। तो ये भारत के अंदर ही है, लेकिन साजिश जो रची जा रही थी वो देश के बाहर से रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर में जब जैश ए मोहम्मद की फंडिंग को लेकर के कुछ पोस्टर्स लगे गए थे, वहां से सुरक्षा एजेंसियों की जो कान है वो खड़े हुए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। वो पहली नजर में देखने में तो बड़े वो नॉर्मल से पोस्टर्स लग रहे थे, लेकिन जब तहकीकात की गई थी तब उसमें पता लग गया था कि एक बड़ी फंडिंग और बड़ी आतंकी साजिश की कोई योजना है जिसको बनाया जा रहा है। और उसी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते जो जम्मू कश्मीर पुलिस है पहले कुछ उसी के बाद आगे पुलिस को पता लगा कि फरीदाबाद के अंदर जो दौस के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग जो रह रहे हैं, वो इस साजिश में एक तरह से सेंटर पॉइंट है। उसी के बाद हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके फरीदाबाद में छापेमारी की गई और 2900 किलो जो है एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको बरामद किया गया। साथ ही साथ जो लेडी डॉक्टर जो है शाहीन को, उसको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश तो पुलिस ने कर लिया था। लेकिन उसी दौरान जो उमर है, जिसको माना जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ है उसमें उमर ही शामिल था, उसी ने गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया है। तो वो इस जो कहते हैं ना कि कड़ियां जब जोड़ रहे होते हैं तो एक एक करके कड़ियों को जोड़ना है, तो उसमें समय लगता ही लगता है। तो जैसे जैसे कड़ी जुड़ती जा रही थी, गिरफ्तारी होती जा रही थी, तो उसी दौरान उस व्यक्ति को भनक लग गई होगी। और वो जो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने की जो प्लानिंग होगी, क्योंकि जो इतना एक्सप्लोसिव पुलिस ने बरामद किया है, जो वेपन्स जम्मू कश्मीर से बरामद किए गए थे, एक वेपन मुजम्मिल जो डॉक्टर है उसके यहाँ से बरामद किया गया, एक वेपन जो मुजम्मिल की जो दोस्त है डॉक्टर शाहीन, उसकी गाड़ी से बरामद की गई AK-56। उसके अलावा पिस्टल्स बरामद किए गए, एक्सप्लोसिव बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेटेड अटैक की प्लानिंग की जा रही थी। और मेरा मानना ये है कि इसको जब अंजाम देना था, जो ये अभी प्लानिंग कर रहे थे, मल्टी सिटी हो सकता है, अलग अलग राज्यों में हो सकता है, उससे पहले ही एजेंसियों ने इनको पकड़ लिया। तो एक बड़ी जो से पहले ही रोक लिया। उसी पैनिक में जो एक स्लिप हो गया था, उसे लगा था कि बाकी सब तो पकड़े गए, मैं भी अगर पकड़ा जाता हूं तो जो मकसद था, जो भी उनको काम करने के लिए उनको कहा गया था, तो उसमें उसने ये अटैक किया है। मेरा मानना ये भी है, क्योंकि मेरी काफी सारे ऑफिसर से बात हुई थी, जो टाइमिंग है जो कल ब्लास्ट किया गया कार के अंदर, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो अटैक पैनिक में है, लॉन वुल्फ काइंड का आपको अटैक लग रहा होगा, लेकिन जब सब पकड़े गए तो उसने वो अटैक किया होगा। लेकिन जो टाइमिंग अगर आप देखेंगे, 6:52 पे ब्लास्ट होता है, सोमवार का दिन है। तो ये वो दिन है कि जब चांदनी चौक इलाके, और खासतौर पर अगर आप उस सड़क की बात करेंगे, देखेंगे, तो वो बड़ी भीड़ भाड़ वाली सड़क है।
तो उसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी होने की हमेशा संभावना रहती है। अगर नॉर्मल कोर्स में अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो उसमें भी आपको बड़े इम्पैक्ट होने की संभावना रहती है। और ठीक उसी तरीके से स्लो मूविंग कार थी 6:52 पे, क्योंकि वो 7 बजे के आसपास का टाइम था। लोग सड़कों पर थे, उसी समय इसके अंदर ब्लास्ट हुआ। उसका जो इम्पैक्ट है, वो आसपास के लोगों तक गया। इम्पैक्ट के बारे में सबको पता है कि किस तरह से जो दूर तक दुकानें हैं, कुछ लोगों का ये तक कहना है कि जो आईटीओ जो वहाँ से करीबन-करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक उसके धमाके की आवाज़ सुनी गई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एक्सप्लोसिव था कितना इम्पोर्टेंट था। और उसने कैजुअल्टी भी की है, करीब 12 के आसपास मौतें हुई हैं और 20 से ज़्यादा इसमें लोग घायल हैं। तो जो जो पुलिस टाइमिंग है वो या सोच समझ के जो पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उनकी तरफ से क्या कुछ ऐसा क्लू दिया गया है कि 3.5 घंटे वो कार में वेट करता रहा, अगर 3 साढ़े 3 बजे वो कार आ गई थी 3:19 पे या 12 मिनट पे, और 6:50 तक वो वेट कर रही थी, तो निश्चित रूप से उसका इरादा उस समय पे कोई बहुत भारी भरकम ब्लास्ट करने का नहीं था। वो पकड़े जाने के बाद या पकड़े जाने के क्लू मिलने के बाद अगर कहीं से फ़ोन उसे आया होगा, और उसके बाद उस अफ़रा-तफ़री में अगर उस गाड़ी के अंदर भी अमोनियम नाइट्रेट था, तो जिसकी वज़ह से ब्लास्ट हुआ। क्योंकि जब इतना भारी, जिसको कह रहे हैं कि 260 टन आरडीएक्स, 360 किलो आरडीएक्स घर से बरामद हुई, तो इसका मतलब है कि वो प्लान बाद के लिए था। फिलहाल पकड़े जाने के बाद ये अफ़रा-तफ़री हुई। देखिए, इसको आप इस तरह समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग जब पहले ही पकड़े गए, तो निश्चित रूप से हुँ, कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट जो है ब्रेक हुआ होगा। हालाँकि जो हुँ, सिक्योरिटी एजेंसी जब भी इस तरह के मॉड्यूल्स को बस्ट करती है, तो वो जो आगे की जो चेन होती है, उसके साथ वो लगातार उनके ज़रिए कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से देख रहा हूँ, और मेरा हमेशा मानना है कि जो क्रिमिनल्स हैं, वो हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं। हम हमेशा उन्हें चेज़ हुँ, करते हैं और हुँ, उनको हम निश्चित तौर पर हम बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि हम जीतते हैं, और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो है अभी तक प्रिवेंट कर पाई है जो बड़े-बड़े ब्लास्ट हैं या साजिश रची गई है। लेकिन कभी भी कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता है कि जहाँ पे कहीं न कहीं वो जो आप चेन को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब तक आप जोड़ते हैं, फाइनल तक पहुँचते हैं, तो उसमें कोई हुँ, मिस हो जाता है या आपका स्किप हो जाता है और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है। तो कहीं न कहीं जो पकड़े गए होंगे, उसके बाद जो फरीदाबाद में आकर के भी लोग पकड़े गए, तो दिल्ली का जो ब्लास्ट है, वो कहीं न कहीं उनकी साजिश का हिस्सा था। जगह हो हुँ, सकता है कि वो ये भी हो, जगह हो सकता है कि वो कोई और भी हो, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कहीं न कहीं भीड़-भाड़ इलाके में ही वो करने की साजिश थी। आप ये भी मान के चलिए कि उस गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव जो है वो तैयार करके रखा गया था। यानी कि एक जो वेपन है वो उनके पास मौजूद था, बन चुका था। इनके पास हथियार भी मिले हैं। तो मेरा ये मानना है कि हालाँकि मैं पुख्ता तौर पर अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कल ही हुँ, ब्लास्ट हुआ है और जो चीज़ें हैं मैं सिर्फ़ उसको असेस करके ही बता सकता हूँ। कहीं न कहीं इस तरह की थी कि मल्टीपल अटैक करने की ये इनकी साजिश थी, योजना थी, और मल्टीपल अटैक में कार एक्सप्लोसिव को भी इस्तेमाल करना था। आपके पास AK-56, AK-47 है, तो कहीं न कहीं आपको भीड़ में आपको जाकर के फिर अटैक जो है लोगों पर गोलियाँ चलाते हुए इस तरह से भी किसी इलाके में करना था, ताकि एजेंसीज़ के अंदर एक पैनिक का माहौल हो, लोगों के अंदर भी एक पैनिक का माहौल हो। क्योंकि इस तरह के वेपन्स जब मिक्स वेपन्स होते हैं, तो हुँ, उसका पर्पज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेरर फैलाना होता है। वो ऐसा मकसद नहीं है कि वो गाड़ी के अंदर जो है बम लगा करके किसी बिल्डिंग में घुस गए और वहाँ पे बंदूक लेकर के चल रहे हैं, इस तरह का नहीं है। ये कहीं न कहीं जो लग रहा है कोऑर्डिनेटेड अटैक की इनकी साजिश थी। दो सारे के सारे जो लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, उनमें एक इमाम है जो कि सोपिया का रहने वाला है। सोपिया में की एक मस्जिद का इमाम है। सोपिया वो इलाका है जहाँ पे बुरहान वानी था, जैसे मोहम्मद से ये ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्योंकि जो इनकी आइडियोलॉजी है जिसके बारे में अभी तक जानकारी मिली है, तो जैसे मोहम्मद से ही इनकी आइडियोलॉजी मेल खाती है। जो अटैक भी किया गया वो भी कहीं न कहीं इशारा करता है कि जैसे मोहम्मद से ही लोग हैं। तो ये कहीं न कहीं एक प्लानिंग का हिस्सा था, और उसी के बाद जो है, ये जब पता लगा कि बाकी सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और एक जो बड़ा एक्सप्लोसिव बनाने का जो मटेरियल है, वो भी बस्ट हो चुका है। 2900 केजी जो है, वो कोई छोटा अमोनियम नाइट्रेट की क्वांटिटी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो उसमें कहीं न कहीं जब वो एक रेडीमेड उनके पास वेपन तैयार है,
तो कहीं ना कहीं ये उनके पास उस जो आतंकी है उसके पास इंस्ट्रक्शन आई होगी कि इसको जो है इस्तेमाल किया जाए। और जो प्लानिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं मोरलेस जो मेरा मानना है, समझ में जो मुझे आया है, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे ब्लास्ट किया गया है तो कहीं ना कहीं वो उनके जो पॉसिबल स्पॉट्स होते हैं, क्योंकि टेररिस्ट जो है वो एक स्पॉट को लेकर नहीं चलते। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि यहाँ पर एजेंसीज जो है अलर्ट हो गई हैं, तो वो प्लान ए प्लान बी उसको लेकर के वो काम कर रहे होते हैं। तो उसी हम्म, हिसाब से उसको लगा होगा कि गाड़ी निकाल करके यहीं पर जो है ब्लास्ट कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मुझे ये कोशिश जो है ये लग रही है। हालांकि जांच क्योंकि अब एनआईए को सौंप दी गई है ऑफिशियल तरीके से, और वैसे भी हम्म, जब भी देश में आतंकी घटनाएं होती है तो उसकी जांच जो है एनआईए को सौंप दी जाती है। उसी के तहत ये जांच सौंप दी गई है। तो निश्चित तौर पर आगे जो आगे जांच में जो खुलासा होगा वो इसमें कहीं ना कहीं और अच्छे से बता पाएगा। आप इसमें एक सिमिलरिटीज और देख सकते हैं, बाकी अगर आप हम्म, ब्लास्ट को देखिए, लेकिन खासतौर पर अगर आप देखिए पुलवामा वाले अटैक को, हम्म, जो आदिल दार था, क्योंकि उनके पास टाइम था, उन्होंने एक्सप्लोसिव को इकट्ठा किया था, एक गाड़ी के अंदर आरडीएक्स मिक्स था, केमिकल था, तो सब चीजों को मिक्स करके उनके पास टाइम था, उन्होंने गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव को रखा और जो सीआरपीएफ कॉन्वॉय जा रहा था उसके बीच से जाकर के गाड़ी घुसा दी थी और ब्लास्ट हुआ था। तो जो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि 40 लोग मारे गए थे, 40 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए थे। हम्म, आप इस इम्पैक्ट को देखेंगे अगर आप, तो आप देखिए ना कि 12 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, 20 के करीब हम्म, हो सकता है ज्यादा नंबर्स भी हो, छोटी मोटी घायल इंजरीज भी है। डेफिनेटली आई होगी। 20 के हम्म, करीब जो है उनको बताया जा रहा है कि अभी जो है घायल है। हम्म, अब आप सोचिए ना कि ये नंबर भी मोरलेस सेम है। हम्म, तो ये तब है जब इसके पास पूरी तैयारी नहीं होगी और इनका प्लान होगा कि अलग अलग जगह पे जाकर के अलग अलग कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट करना है, तो मल्टी सिटीज के अंदर ब्लास्ट करेंगे तो कैजुअलिटीज अलग अलग जगह पे ज्यादा होंगी। लेकिन बिल्कुल, मेरा इसमें कोई मानना शक है कि नहीं है। जैसे मोहम्मद का कहीं ना कहीं इसके अंदर हाथ है, फिदाइन हमले करने की उनकी जो एक कहते हैं ना कि स्टैंप जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होती है, वो अपने एक स्टैंप लेके चलता है कि ये मेरा काम करने का तरीका है। और हम्म, और वो ये बताना भी चाहता है ये कि ये मैंने किया है, तो वो स्टैंप को दिखाना भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी आइडियोलॉजी से, उनके जो फंक्शनिंग है, उनका जो काम करने का तरीका है, उससे मेल खाता हुआ लग रहा है। और ये उसी में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक साजिश का हिस्सा था जिसको उन्होंने अंजाम दिया है, चाहे उसके आप पैनिक में कहें या कहें कि बाकी पकड़े गए हैं तो अब एक को तो हमें करना है, अंजाम देना है। तो उसी साजिश के तहत जो है यहाँ पर ये ब्लास्ट किया गया हो। कैप्टन देवनाथ साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है, यानी कि जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी है और जिस तरह से तार जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका हैं, जिनके परिवार को नुकसान पहुंचा, उन लोगों की प्लानिंग आपको समझ में आती है, या इसका मोडस ऑपरेंडी क्या समझ में आपकी नजर में, प्राइमा फेसी क्या नजर में आता है? जी हाँ, सिंदूर को अभी करीबन-करीबन 4 महीने होते चले हैं। हम्म, क्या पाकिस्तान में इनके जो आका बैठे हैं उनकी प्लानिंग के हिसाब से ये हुआ है, बदला लेने हम्म, के लिए? देखिए सिंदूर के बाद बहुत कुछ हो चुका है। हम्म, अभी तक छानबीन चल रही है, उसमें इसके सूत्र हमें कश्मीर तक तो मिल जा रहे हैं, दक्षिण कश्मीर, चाहे वो पुलवामा हो, काज़ीकुंड हो, बिजबिहारा हो, शोपियाँ हो। क्या वहाँ पर जाने के बाद हमें कोई कन्फर्म्ड लिंक मिलेगा इनको बॉर्डर के उस तरफ इनके अकाउंट क्योंकि से या कश्मीर से इनके लिंक है तो होम ग्राउंड अपने आतंकवादी की संभावना और पाकिस्तान का जो एलिमेंट है उसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कश्मीर से पाकिस्तान का जो प्रेम है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो तो इस बदले की ताक में होंगे ही ना। इसमें कोई शक नहीं है कि बदले की भावना है। देखिए, हम्म, बदले की भावना हो सकती है, लेकिन हम्म, बदले को अंजाम दिया गया क्या? अभी तक उसके हम्म, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है। हम्म, अभी जब कल मीटिंग होगी जिसमें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी बैठेगी, वो मीटिंग शुरू भी इसी क्वेश्चन से होगी, खत्म भी इसी क्वेश्चन से होगी कि क्या इस घटना को पाकिस्तान ने अंजाम दिया है? और उसी के हम्म, बेसिस पे आप सिंदूर का नाम ले रहे हैं। वो कल की जो मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, अजीत डोभाल, वो मीटिंग का एक ही दारोमदार रहेगा कि क्या पाकिस्तान से ये तार हिलाया गया है? क्योंकि उसके बाद तुरंत यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि सिंदूर 2 करना है कि नहीं।
तो फिलहाल हमें बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। हम अगर सिर्फ assumption पर कि देखिए ये तो मालूम है कि इन सबका लिंक आईएसआई के साथ है। वो तो हमें पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल से मालूम है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हाँ, इनका लिंक है, तो हमें कुछ हद तक इसी के ऊपर दरमदार रहेगा कि क्या आज से 7 दिन बाद या 14 दिन के बाद सिंदूर क्यों चालू होने वाला है? तो बहुत ही अहम सवाल है, टर्निंग पॉइंट का सवाल आपने पूछा है। अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये वाला इवेंट पाकिस्तान से ओरिजिनेट किया गया था 15 दिन पहले बदला लेने के लिए। देखिए भारत सरकार ने बार-बार कहा है कि अगर पाकिस्तान से ओरिजिन होता है कोई टेरर एक्ट तो हम बदला लेंगे। तो ठीक है। क्या हमें ये जो है कर्नल, ये नेशनल ये एक इम्पोर्टेंस का अहम सवाल सवाल है। है, लेकिन जीतू आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो प्रोफेशनल नेटवर्क का रेडिकलाइजेशन और जिसमें कि लेडी डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, ये क्या जो मॉड्यूल है, ये एक नया मॉड्यूल है? जिस तरह से देश में अलग-अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं कि केरला से लेकर जम्मू कश्मीर और यूपी, फरीदाबाद और बांग्लादेश का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई ऐसा क्लू आपको समझ में आता है, कोई लिंक नजर आता है? देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं बाकी जगह का इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो जैश ए मोहम्मद की जो स्टैंप है वो जरूर इसमें दिखाई देती है। क्योंकि जो पोस्टर्स लगाए गए थे जो 19 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स थे जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और उसके बाद पूरे इस नेटवर्क को बस्ट किया गया, तो उसमें फंड्स रेज करनी और जैश ए मोहम्मद की सिंपैथी को लेकर के बात की जा रही थी। तो जैश ए मोहम्मद अगर है तो आप सीधा समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तान सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, वो पहले से ही पिछले काफी समय से ही उसने सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो भी उसके आतंकी संगठन है उन्होंने मना कर दिया है। भले ही वो आतंकी भेजता रहा हो लेकिन वो सीधे तौर पर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता भारत में हमले की। लेकिन हाँ उनकी जो स्टैंप होती है पता लगता रहता है, या फिर पाकिस्तान से जो लड़के आते हैं जो यहाँ पे मारे जाते हैं आतंकी, तब पता लगता रहता है कि हाँ पाकिस्तान से आए थे, उससे एफिलिएशन था इनका फलाना फलाना से। जहां तक आप बात कर रहे हैं जो शाहीन सईद है जो कि लेडी डॉक्टर है जिसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, वो जैसे मोहम्मद की जो महिला विंग है उससे वो ताल्लुक रखती थी, जो कि मसूद अजहर है उसकी बहन जो है उस विंग को चलाती है और कहीं ना कहीं वो उससे ताल्लुक रखती थी। और ये मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि एक नया विंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ जो समझ में आ रहा है कि एक जो ग्रुप है जो कि जिसको हम कहें कि जो पढ़े लिखे ग्रुप है, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ग्रुप है, या फिर उनको कहें कि वो इन्फ्लुएंशियल है, पढ़े लिखे हैं, अ, आप कहीं ना कहीं वो ठीक जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे ये जो 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है जिसमें चैरिटेबल हॉस्पिटल भी वहाँ पर चलता है, वहाँ पर ये रह रहे हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक कम्युनिटी है वो उसके आसपास रह करके उसमें ट्रस्ट पैदा करके और वो फंडिंग रेज करके, चाहे वो बाहर से आ रही हो और चाहे वो घर से ही वो फंडिंग ले करके एक बड़ी योजना को अंजाम देने की कोशिश जरूर कर रहे थे। तो इसको मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा मॉड्यूल ऐसा नहीं था कि जो बड़ा एक मॉड्यूल क्रिएट हो रहा है जो कि लंबे समय तक एक्टिवेट रहने वाला, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये मॉड्यूल क्रिएट होकर के एक कोऑर्डिनेटेड अटैक की जरूर ये साजिश रच रहा था, और जो टास्क है वो इनको शायद यही दिया गया होगा। कुछ फंडिंग बाहर से आई होगी इनको, चाहे वो अलग अलग हवाला के जरिए आई हो या लोकली वो मदद करके दी गई हो, और कुछ फंडिंग ये इकट्ठी कर रहे थे, जी। वेपन्स इनको पहुंचा दिए गए हो। तो ये एक ग्रुप क्रिएट किया जा रहा था। इसमें महिला विंग को मैं जरूर कह सकता हूँ कि एक महिला विंग वाला जो है उसको आतंकी घटनाओं के लिए इस्तेमाल करने की जो साजिश है, अगर ये वाला, अगर जैसे शाइन से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा जो इसमें शामिल है, जिसके पास से वेपन भी बरामद हुआ है, और जैसे मोहम्मद की जो महिला विंग है जो टेरर विंग है उससे एफिलिएशन इसका बताया जा रहा है, तो अगर उसको रेज करने की कोशिश की जा रही थी तो ये एक खतरनाक ट्रेंड हो सकता है भारत के अंदर। सिंपैथाइजर रही है महिलाएं, इसमें पहले भी पता लगता रहा है, लेकिन अगर उस पूरी ब्रिगेड को एक्टिवेट करने की, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और खास तौर पर क्योंकि ये महिला यूपी की रहने वाली है, यूपी के अंदर वहां पर ये क्रिएट कर रही थी, एक्टिवेट कर रही थी, फिर हरियाणा के अंदर ये काम कर रही है, दौज इलाका है वो पूरा जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी से है, और
वहां पर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरह से लोग वहां पर हैं, लेकिन आप अगर इस आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक आसानी हो जाती है कि आप एक्टिवेट करने के आपके पास मौके मिल जाते हैं। अगर एक्टिवेट करके आप सीधे तौर पर नहीं, तो हाइड आउट्स हैं या स्लीपर सेल्स है, तो उस तरह का अपना एक जो विंग है आप उसको मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक, मैं कहूंगा, खतरनाक हो सकता है अगर इस तरह की कोई है। ये समय रहते इस महिला को पकड़ लिया गया और अगर यही इस महिला विंग की हेड है घोषित तौर पर जो बताया जा रहा है, तो ये एक खतरनाक ट्रेंड जरूर है। लेकिन इसके अलावा बाकी की अगर हम बात करें तो बाकी एक ग्रुप था जिसको पकड़ लिया गया है, बस्ट कर लिया गया है, तो 8 से ज्यादा इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ये कह सकते हैं कि जो एक बड़ा ग्रुप था जो एक्टिवेट हुआ था किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, उसको टाइमली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है एजेंसी की तरफ से। कि जिस तरह से ट्रिगर पॉइंट जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं कि क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में बैठे हुए आतंकी संगठन हैं। एक तो ट्रिगर पॉइंट है कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस तरह के बड़े धमाके बड़े शहरों में नहीं हुए थे। देखिए, ट्रिगर पॉइंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आतंकी जो संगठन है वो लगातार भारत पर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से जो आखिरी धमाका हुआ था दिल्ली के अंदर वो साल 2011 में हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर। उसके बाद से दिल्ली में धमाका नहीं हुआ। दिल्ली से बाहर जो है वो हम अलग अलग शहरों में देखते आए हैं कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे धमाके, आतंकी घटनाएं जो है वो होती रही है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियों की पूरी कोशिश थी कि दिल्ली को किसी तरह से सेव रखा जाए, क्योंकि दिल्ली में अगर अटैक होता है तो आप इसको सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं कि आपने जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वहां पर अटैक किया, और साथ ही कहीं ना कहीं ये एक आतंकियों को भी एक मोराल बूस्टअप करने वाली साजिश जो है वो माना जाता है। अब इसको अगर आप क्लोजली अगर आप स्टडी करेंगे तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर है उस पर अटैक किया गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस बात से कहीं ना कहीं बौखलाया तो हुआ ही है, क्योंकि उसके घर में जाकर के जिस तरह से ये अटैक किया गया, तो भले ही वो सामने आकर के ना कहे, ना इस तरह की कोई मंशा जाहिर करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरह की कोशिश में तो लगातार रहेगा ही रहेगा। और ये अ, जो मुझे लगता है वो यही है कि इस बार उनकी कोशिश यही रही होगी कि कश्मीर के लड़कों को तैयार किया जाए और दिल्ली या दिल्ली के आसपास ही अटैक करने की कोशिश की जाए। और यही वजह है कि जो फंड रेज कर रहे होंगे कश्मीर के लड़के थे, क्योंकि पिछले काफी समय से पाकिस्तान ने जो, अगर आप देश के अंदर आतंकी या बम ब्लास्ट की घटना को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जो लड़कों का इस्तेमाल किया है उसमें यहीं के रहने वाले हैं, चाहे वो फरीदाबाद या नू मेवात के आसपास के रहने वाले हो या दूसरी जगहों के रहने वाले हो। उनको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं वो उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया है, उनकी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं उनको अलग थलग रखने की कोशिश की गई है। तो वो सिंपैथी रेज करके उनको कहीं ना कहीं इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो इस तरह की आतंकी घटनाओं में शामिल हो सके। कश्मीरी जो है, कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर आतंकी घटनाएं हो रही थी, टेररिस्ट आ रहे थे या फायरिंग कर रहे थे, लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं, जो आपके प्रवासी मजदूर हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल टाइप के अटैक जिसको मैं कहूंगा, क्योंकि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज कह देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के कहने पर वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल टाइप से अटैक हो रहे थे। लेकिन कश्मीरी लड़कों को एक योजना के तहत तैयार करके और दिल्ली एनसीआर के आसपास लेकर के आना और अटैक की योजना बनाना, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी। और ये साजिश आज से नहीं रची जा रही थी, ये साजिश पिछले काफी समय से रची जा रही थी। बम तौर ब्लास्ट करने पे वाला जो व्यक्ति था, जिस आतंकी तरह था। से एक तो बड़ी साजिश थी, और जिसको शाहीन, कि अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट करने की जो एक साजिश थी, उससे कम से कम दिल्ली पुलिस या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए उस हथियार को और जिस तरह से आरडीएस को बरामद करके एक तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट को रोक नहीं सके।
जो प्रोफेशनल जो ग्रुप है, जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनका जो रेडिकलाइजेशन जिस तरीके से टेरर एजेंसियां कर रही हैं, ये एक नए खतरे का संकेत है। लेकिन फिलहाल जांच को एनआईए को सौंप दिया गया है। गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है भूटान की यात्रा में कि जो परपेट्रेटर है, जिन्होंने इस आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दिया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और खास जो इस घटना में शामिल जो लोग हैं, उन्हें, जिसमें कि शौहीन शाहिद हैं, उनको पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। आदिल अहमद हैं, जिनको पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। और जो उमर नबी है, उनके परिवार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉगस के साथ। और हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।